पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, बुढ़ापे का सहारा हमें दीजिए, बुढ़ापे का सहारा हमें दीजिए। जीवन भर हम आपको याद करेंगे, अपनी दुआओं से आबाद करेंगे। जीवन भर हम आपको याद करेंगे, अपनी दुआओं से आबाद करेंगे। पुरानी पेंशन, पुरानी नमस्कार साथियों, आप सभी मेहनतकश एवं ईमानदार सरकारी कर्मचारियों का हमारे चैनल लीगल फाइट फॉर ओपीएस में हार्दिक अभिनंदन है। यह चैनल जो हमारा है वो फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस का एक लीगल मंच है। सभी शिक्षक, सभी रेल कर्मचारी, पुलिस बल और अन्य विभाग के सभी कर्मियों से मेरा लाल सलाम। साथियों, आप ही इस देश की रीढ़ हैं, आप ही इस सरकारी व्यवस्था को चलाते हैं। यह बात आपको समझना चाहिए। हम यह समझेंगे कि सरकार जो यह कह रही है कि हम लोगों पे यानी कि सरकार पे अनवरत पेंशन का बोझ पड़ता है, तो उस पे बोझ पड़ता है या नहीं पड़ता है या कितना बोझ पड़ता है, हम इसे जानने के लिए इस वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा। तो साथियों नमस्कार। सरकार द्वारा यह कहना कि सरकार पर पेंशन का अनवरत बोझ है, इस विषय पे मैंने गहन अध्ययन किया और उस पर एक रिपोर्ट बनाई। तो हमें पता चला कि सरकार जो बता रही है कि हमें पेंशन का काफी बोझ झेलना पड़ता है, इसलिए हम पुरानी पेंशन योजना या यूपीएस नहीं दे सकते, यह सरासर गलत है। जब जांच हमने की इस चीज बात की तो पता चला कि सरकार का बोझ तो नहीं है, ये सब कमीशन का खेल है। अब ये जानना जरूरी है कि कमीशन लोग कौन लोग ले रहे हैं। कमीशन सरकार ले रही है या कमीशन राजनीतिक दलों के फंड में चंदे के रूप में आ रहा है। यह बात आप लोग को गौर से समझना पड़ेगा। पहले हम अध्ययन करते हैं हमारे द्वारा बनाए गए रिपोर्ट का। ओपीएस के तहत पेंशन वास्तव में कर्मचारी के सेवा काल के दौरान वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के रूप में काटी गई राशि का भविष्य में लौटाया जाना है। यह सरकार का नया खर्च नहीं है, बल्कि पहले से बकाया भुगतान है। एनपीएस में भी सरकार कर्मचारी के वेतन का 10 से 14% देती है, लेकिन वह पैसा निजी पीएफएम के हाथ में चला जाता है, जो कॉरपोरेट और विदेशी बॉन्ड में निवेश कर मुनाफा कमाते हैं। यहाँ भी खर्च तो हो रहा है, फर्क बस इतना है कि ओपीएस में पैसा सीधे कर्मचारियों को मिलता था, जबकि एनपीएस में पहले कॉरपोरेट को लाभ मिलता है। अगर पेंशन वास्तव में सरकार के अनवरत असहनीय बोझ होती है तो नेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों की भी पेंशन बंद होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह साफ दिखाता है कि यह तर्क सिर्फ कर्मचारियों के खिलाफ लागू किया जा रहा है। पॉइंट को आप देखिए। पहला पॉइंट हमारा है ओपीएस पर आर्थिक सच्चाई। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पे एज यू गो मॉडल है, जिसमें पेंशन भुगतान के लिए कोई अलग फंड नहीं बनाया जाता है। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी का वेतन और टैक्स से होने वाली आय से ही पेंशन दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या सीमित है, उनके वेतन से भी सरकार को इनकम टैक्स, जीएसटी, खपत आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजस्व मिलता है। सीएजी, कैग और आर्थिक विश्लेषण बताते हैं कि पेंशन खर्च जीडीपी का बहुत छोटा हिस्सा है और इसे आसानी से वहन किया जा सकता है। पेंशनधारी स्थानीय अर्थव्यवस्था में खर्च करते हैं, इससे पैसा बाजार में घूमकर फिर से टैक्स के रूप में सरकार को ही लौट कर आता है। अनिश्चितता काल में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को समझना पड़ेगा आप लोगों को। सेवानिवृत्ति के बाद का समय किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे नाजुक और असुरक्षित दौर होता है, जिसे अक्सर हम लोग अनिश्चितता काल कहते हैं या कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति की कमाई के साधन खत्म हो जाते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती है और परिवार निर्भरता बढ़ जाती है। ऐसे में निश्चित पेंशन केवल एक आर्थिक सुविधा नहीं है, बल्कि एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। इसे खत्म करके
एनपीएस और यूपीएस जैसे बाजार आधारित और अनिश्चित योजनाओं में धकेलना, मतलब सरकारी कर्मचारियों को धकेलना, दरअसल वृद्धावस्था में के स्थिर आय की सुरक्षा को छीन लेना है। पेंशन सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का वादा है। ओपीएस हटाना इस वादे को तोड़ना है। रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक और स्वास्थ्य दृष्टि से सबसे असुरक्षित होती है। इसमें निश्चित पेंशन इस अनिश्चित समय में स्थिर आय का स्रोत देती है। सरकार अपने ही कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद इस अनिश्चितता काल में बाजार की दया पर छोड़ देती है कि मंत्रियों, सांसदों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए ओपीएस जैसी आजीवन सुरक्षा पेंशन बरकरार रखती है। तो यह केवल आर्थिक अन्याय नहीं है, पाखंड भी है। इससे यह संदेश जाता है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का अधिकार पवित्र है, लेकिन जिन्होंने जीवन भर सरकारी मशीनरी को चलाया है, उनके लिए यह अधिकार वैकल्पिक और अस्थायी माना जा रहा है। असल में यह उन लोगों को जिन्होंने अपनी जवानी और कार्य क्षमता देश की सेवा में लगाई, बुढ़ापे में आर्थिक असुरक्षा और अपमान का सामना करने पर मजबूर करती है। ओपीएस हटाने का मतलब ही है सुरक्षा से वंचित बुजुर्ग कर्मचारियों को धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ देना, सेवा के बदले अर्जित अधिकार। तीसरा हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा अर्जित अधिकार है। पेंशन कोई सरकारी दया या फ्री में दिया गया लाभ नहीं है, यह एक स्थगित भत्ता, डिफर्ड अलाउंस है। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल में अपने परिश्रम समय जीवन के वर्षों का एक हिस्सा पेंशन के रूप में पहले से कमा चुका होता है, बस उसे यह भुगतान के बाद किस्तों में मिलता है। पेंशन उस सेवा का विस्तार है जो कर्मचारी ने सरकार को दी, उसकी अधिकार जन आय है, ना कि कोई अनुदान। तो साथियों, हम लोग को समझना पड़ेगा कि एनपीएस यूपीएस लागू करने का सरकार के असली कारण क्या थे। कॉर्पोरेट और विदेशी निवेशकों को फंड देना। सरकार एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों का पैसा निजी फंड मैनेजर और शेयर बाजार में लगाया जाता है, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर को सस्ता और स्थिर पूंजी मिलती है। इस पे फंड मैनेजर जैसे एलआईसी, एसबीआई, एमएफ, आईसीआई, एचडीएफसी मोटी फीस वसूलते हैं। आईएमएफ और विश्व बैंक का दबाव। 1990 के दशक से विश्व बैंक की एवरेटिंग द ओल्ड एजेस क्राइसिस रिपोर्ट और आईएमएफ की शर्तों पर पेंशन निजीकरण की सिफारिश थी। भारत ने ओएसिस रिपोर्ट 2002 के आधार पर एनपीएस लागू किया, जो विदेशी निवेश हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। राजनीतिक प्रशासनिक कमीशन खोड़ी। एनपीएस फंड मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट निवेश सौदों में भारी कमीशन और लॉबिंग होती है। कई रिटायरमेंट फंड, कॉन्ट्रैक्ट और निवेश योजनाओं में राजनेताओं, अफसरों व यूनियन लीडरों की हिस्सेदारी होती है। उपलब्ध प्रमाणित जीवन प्रत्याशा डेटा। भारत की औसत जीवन प्रत्याशा माने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ एसआरएस। भारतीयों की उम्र 60 वर्ष पर औसत बचा जीवन काल, मतलब कहने का यह मतलब है कि जब भारतीयों की उम्र 60 वर्ष पहुंचती है तो उनकी जीवन यानी जीवन प्रत्याशा कितनी बची है। 60 वर्ष के बाद जो है 18 वर्ष 1 महीना है। मतलब यह कि यदि कोई भारतीय 60 वर्ष का हो गया तो वो 18 वर्ष 1 महीना और जीवन जिएगा। और इसमें यदि आप पृथक रूप से देखें तो पुरुषों का जीवन प्रत्याशा दर है 17 वर्ष 2 महीना और महिलाओं का है 19 वर्ष 1 महीना। यह अवधि 2017 और 2021 के एसआरएस एवरेज लाइफ टेबल पर आधारित है। आप इसे द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इसे पब्लिश किया गया था, आप देख सकते हैं उसमें। दूसरा है आयु 60 पर जीवन प्रत्याशा, इसलिए बीमा के संदर्भ में, मतलब हमारे देश में जो बीमा कंपनी है, एलआईसी है और भी है, उन्होंने जो जीवन प्रत्याशा निकाली है 60 वर्ष के बाद, औसत उन्होंने निकाला 18 साल 3 महीने, जिसमें पुरुषों का 17 साल 5 महीने और महिलाओं का 19 वर्ष है। हाल के अनुमान बीमा बाजार के में ये प्रकाशित है। ओईसीडी रिपोर्ट, पेंशन एट ए ग्लांस एशिया पैसिफिक 2024 का एक रिपोर्ट है। तो भारतीयों का जन्म के समय से जो उन्होंने जीवन प्रत्याशा निकाला है, तो औसत उन्होंने निकाला है सभी भारतीयों का
वर्ष 3 महीने, जबकि 65 वर्ष की उम्र पर यदि वो पहुंच जाता है तो वो 80 वर्ष 8 महीने तक जीवित रहेगा। यानी 15 वर्ष 8 वर्ष अधिक, माने 15 साल 8 महीने अधिक। गणितीय विश्लेषण, पेंशन का असली खर्च, ये आपको समझना पड़ेगा। असल में पेंशन कोई मुफ्त की दान राशि नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों का स्थगित भत्ता है, यानी वह मेहताना जो उसने अपनी नौकरी के दौरान अर्जित किया और उसका भुगतान उसके बाद मिलना तय हुआ। जब इस खर्च की सही गणित उजागर होगी तो आप चौंक जाएंगे। जिस पर सरकार आर्थिक बोझ का ठप्पा लगा रही है वो असल में समानुपातिक, न्यायोचित और कर्मचारियों को वैधानिक हक छीनने का एक षड्यंत्र मात्र है। सरकार अक्सर यह तर्क देती है कि पेंशन पर अनवरत वित्तीय बोझ देश की आर्थिक सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन आइए इस दावे को मेरे ठोस गणित के आने में देखें। कल्पना कीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। मैं तो देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को ही समझता हूं, जिन्होंने 40 वर्षों तक ईमानदारी से सेवा किया, टैक्स भी देता है। वो हर महीने अपने वेतन से पेंशन कोष के नाम पर अप्रत्यक्ष योगदान देता है। सेवानिवृत्ति के बाद मान लीजिए कि वह 24 वर्ष या उससे अधिक जीवित रहता है। इस अवधि में मिलने वाली निश्चित पेंशन को जब हम वास्तविक आंकड़ों में तोलते हैं तो सरकार का भारी बोझ वाला दावा एक खोखला बहाना साबित होता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई कर्मचारी है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय 7वें वेतन आयोग के शुरुआत में दिनांक 1/1/2016 को होती है और वो कुल 40 वर्ष तक सेवारत रहते हैं। तो परिकल्पना के अनुसार जो विवरण आया है वो आप देखिए। उनका प्रारंभिक वेतन हमने मान लिया सबसे यूनिवर्सल ग्रेड 18,000 रुपये। सेवा अवधि हो गई उनकी 40 वर्ष। प्रमोशन हम उन्हें 8 वर्ष में एक बार दे रहे हैं, जिसमें उसको प्रत्येक बार 3 वर्ष की वेतन वृद्धि देते हैं। और 8 वर्ष में जब हम उनको प्रमोशन दे रहे हैं तो वो कुल 4 बार देते हैं 40 वर्ष में। वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट, जो हम हर सरकारी कर्मचारी को लगभग 3% की दर से मिलता है, मतलब 40 वर्ष में 40 एनुअल इंक्रीमेंट, वार्षिक वेतन वृद्धि। 7वां वेतन आयोग हर 10 वर्ष पर 2.5 गुना मूल वृद्धि, मतलब एक तो 7वां वेतन आयोग है, उसके बाद भी वो 40 साल में लगभग 3 वेतन आयोग को देखेगा। और यदि वो ऐसा करता है तो हर वेतन आयोग में हम ये मान लेते हैं कि सरकार हमारे वेतन को 2.5 गुना बढ़ा देती है, यानी मूल वेतन में 2.5 गुना की वृद्धि हो जाती है। अब आइए महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता आप जैसा कि जानते हैं सरकार कभी 3%, कभी 2%, कभी 4% देती है। तो हमने एक औसत निकाल लिया कि हर 6 महीने पे सरकार हमको 3% का महंगाई भत्ता देती है। पेंशन अंशदान, अब देखिए पेंशन अंशदान, जैसा कि आप जानते हैं एनपीएस में कि कर्मचारी के वेतन का 10% प्रति माह सरकार प्रति माह कर्मचारी देते हैं और सरकार वेतन में बेसिक प्लस डीए का 14% प्रति माह देते हैं, यानी कुल अंशदान जो है 24% प्रति माह दिया गया। कुल पेंशन अंशदान पर ब्याज दर, अब सरकार ये बताती है कि हम आपको आपके पेंशन पर जो आप प्राइवेट सेक्टर में लगाए हैं या जहां भी लगाए हैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज आपको देते हैं। वेतन हो गया मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। तो 40 वर्ष के बाद उसका अंतिम वेतन क्या होगा? तो 40 वर्ष और उसके और सरकार द्वारा वेतन का कुल 24% किसी बैंक में 40 वर्ष के लिए हम फिक्स कर देते हैं, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40 वर्ष बाद कुल धनराशि कितना प्राप्त करेगा, यह जानने के लिए तो 40 वर्ष के बाद उसे कितना पेंशन प्राप्त करेगा। यदि सेवानिवृत्ति के बाद वह 24 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसके 24 वर्ष के पेंशन पर सरकार कितनी धनराशि खर्च करेगी, अथवा सरकार पर उसके पेंशन का कितना बोझ पड़ेगा। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि तो सरकार उसे 8% साधारण ब्याज की दर से यदि प्रति वर्ष ब्याज देती, जो कि आप लोग जानते हैं कि अभी भी पेंशन पे सरकार हमें 8% की ही ब्याज दर देती है। अब ये डाटा तो हमने आपके सामने पेश किया कि सरकारी कर्मचारी को 40 वर्ष सेवा में ये सब हमने दिया, 4 प्रमोशन दिया, 40 वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट दिया, 3 पे कमीशन दे दिया, तब अनुमानित पेंशन 40 वर्ष में क्या बनता है इसे आप देखिए। यदि वो अपने पेंशन में प्रत्येक माह वेतन मूल वेतन का प्लस महंगाई भत्ता का 10% का अंशदान देता है और सरकार भी प्रत्येक माह वेतन मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 14% का अंशदान देता है,
40 वर्ष तक अनुदान देते हैं और सरकार द्वारा वेतन का कुल 24% किसी बैंक में 40 वर्ष के लिए फिक्स किया जाता है, तो 10% ब्याज की दर से 40 वर्ष बाद पेंशन और उस पर आने वाले खर्च की क्या स्थिति रहेगी। स्टेप बाय स्टेप आप समझिए इसको। गणना केवल मूल वेतन का है। हम हर साल मूल वेतन पर बदलाव अपने पहले टेबल 1 में देखेंगे। तो साथियों, स्टेप बाय स्टेप गणना हम मूल वेतन के हिसाब से करेंगे अब, और हम हर साल मूल वेतन में बदलाव पहले टेबल 1 में देखेंगे, जो इस प्रकार होगा। आप इसे समझिएगा इस टेबल को। अब ये कर्मचारी है, इनका वेतन 18,000 रुपये है। तो 6 महीना जो है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आपका डीए 0 हो जाता है, फिर 6 महीना के बाद आपको हम 3% डीए दे रहे हैं, मतलब हर 6 महीना पर डीए 3% आपको मिल रहा है। तो आपका जो वेतन है इस तरह बनेगा। फिर 8वां साल हमने प्रमोशन दे दिया। 7वां वर्ष में उसका जो वेतन था 21,493 था, और 22वां साल में जब प्रमोशन दिया गया था 22,883 हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि वेतन वृद्धि हो रही है। नहीं, वेतन वृद्धि तो इसमें लगातार हो ही रही है। 18,000 का 18,540 हो गया, ये आप देख रहे हैं। 18,540 का 19,096 रुपया हो गया। तो 3% इधर वेतन वृद्धि हम दे रहे हैं, ये 40 साल तक देंगे। हमने इसे 6 महीना में इसलिए विभक्त किया कि आप लोगों को यह टेबल अच्छी तरह से समझ में आए। ये हमारा डीए है जो 6 महीना पे हम लोग दे रहे हैं, और ये हमारा मासिक वेतन 6 महीना में क्या बन रहा है। अब हमने 8वां साल उनको प्रमोशन दिया। देखिए, 8वां साल प्रमोशन दिया, फिर 16वां साल दिया, फिर 24वां साल दिया, फिर 32वां साल दिया। अब हम उसको पे कमीशन दे रहे हैं। ये देखिए, 10वें साल में उनका वेतन था 24,170, लेकिन जब उसे हम 2.5 गुना किए, मान लेते हैं कि हमको 2.5 गुना वेतन वृद्धि मिलेगी, तो वो हो जाता है 60,425। आप इस तरह देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि जब आप 40 साल नौकरी कर लेते हैं तो आपका जो वेतन जो होता है, बेसिक वेतन, वो हो जाता है 9,41,777 रुपये। तो इस तरह हमने देखा कि एक जो कर्मचारी 18,000 के बेसिक पे आया था, जिसके हर साल एक वेतन वृद्धि दी गई, हर 3 महीने पे उन्हें डीए दिया गया, हर 8 साल पे उन्हें प्रमोशन दिया गया, और हर 10 साल के बाद उन्हें पे कमीशन दिया गया। तब 40 वर्षों के बाद जो उसका बेसिक वेतन 9,41,777 रुपये होती है। अब यहां हमने उसका वार्षिक वेतन को जोड़ा, मतलब 18,000 गुना 6, 18,540 गुना 6, क्योंकि यहां से डीए मिलना प्रारंभ हो गया था। 18,000 का 3% डीए 540 रुपया, तो 6 महीना 540 मिलके मिला इनको, और 6 महीना 18,000 मिला। इसी तरह ये 18,540 मिला 6 महीना, फिर जो है उनको 6 महीना इतना मिलता है 1,096। तो एक तरह से ये जो है वार्षिक वेतन निकल गया। मतलब कर्मचारी जो है, अब आप लोग पेंशन की ओर बढ़ते हैं, तो कर्मचारी जो है जब नौकरी लगती है उनकी 1/1/2016 को, तो वो यूनिशली ग्रेड में आता है 18,000 पे। तो उनका वार्षिक वेतन जो खर्च हुआ वो हुआ टोटल 2,19,240 रुपया, जिसमें पेंशन में जो वार्षिक अंशदान उनका 10% और सरकार का 14%, यानी 24% गया। वो राशि बनती है 52,618 रुपये। दूसरे साल में आप देखिए, उनका वेतन में जो टोटल खर्च है या वेतन का जो पूरा पैसा है वो 2,39,166, ये वार्षिक है, ये ध्यान रखिएगा। और वार्षिक पेंशन में अंशदान 10% और 14% मिला के 57,400 दिया गया है। इसी तरह 40 वर्षों तक दोहराया गया। तो आप इस चीज पे पहुंचते हैं कि जो कर्मचारी ने अपना योगदान दिया, कर्मचारी जो योगदान दिया, टोटल इनका जो वार्षिक वेतन पे जो खर्च हुआ, ये हुआ 18 करोड़ 12 लाख 12 लाख 1,25,82 रुपया। और इन्होंने जो अंशदान दिया, हम लोग को तो ये खर्च को नहीं देखना है, वार्षिक वेतन पे क्या खर्च हुआ अभी ये नहीं देखना है। हम लोगों को देखना है
पेंशन में जो उनका योगदान है वो कितना हुआ। ये टोटल योगदान 40 साल में जो आता है ये हो जाता है काई दाई सिकरा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,32,00,000 और 30,020 रुपया। ये 40 साल में उस कर्मचारी और सरकार के तरफ से जो 14% अंशदान दिया गया वो मिला के इतना रुपया जो है उनके अकाउंट में पेंशन अकाउंट में जाता है। अब चूंकि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर रहा है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज जो है उनको दिया जा रहा है, तो ब्याज ये निकलते जा रहा है। पहला साल उनको मिला चक्रवृद्धि ब्याज में 5,262 रुपया, दूसरी बार 11,528 रुपया, ऐसे करके ये बढ़ते गया। तो लास्ट साल में आप देखेंगे कि उनको एक इकाई दाई सिकरा हजार 10,000 लाख 10 लाख इकाई दाई सिकरा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 27,86,291 रुपया प्राप्त होता है। इस तरह आप देखेंगे कि पेंशन में जो उनका योगदान हो गया 4,32,03,20 रुपया और उनको ब्याज जो आ गया उतने साल का 40 साल का वो आ गया 9,74,19,176 रुपया। अब जो पेंशन फंड में कर्मचारी का टोटल रुपया जो होगा वो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यही होगा उसके फंड में रुपया। तो इस पर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों टेबल 1 से हमें क्या ज्ञात होता है ये मैंने आपको मौखिक रूप से बताया है। आप इस टेबल को फिर से देखिए और टेबल का जरूर अध्ययन कीजिए और उसमें से जो निकला है आप इसे पढ़िए। इस टेबल के अनुसार जो कर्मचारी नरेंद्र मोदी थे उनका 18,000 रुपया मूल वेतन पर नियुक्ति हुई थी, जो 7वें वेतन के अनुसार सबसे न्यूनतम बेसिक वेतन है। वो कुल 40 वर्ष तक सेवारत करके 31 जनवरी 2056 को रिटायरमेंट हो जाते हैं। अब वेतन वृद्धि हमने 3% दिया, मैंने पहले ही बता चुका है। हर 6 महीना पर 3% की दर से महंगाई भत्ता दिया और उनको जो प्रमोशन हुआ 1800 ग्रेड यदि पे की बात करते हैं छठे पे कमीशन के अनुसार तो 1900 2024 और 2800 का दिया गया। क्रमशः 8वें वर्ष जो मैंने प्रमोशन मिला 8वें वर्ष 16वें वर्ष 24वें वर्ष और 32वें वर्ष पर 10 वर्ष आयोग भी हमने दिया उनको, क्योंकि नियमानुसार पेंशन में प्रतिमाह अपने वेतन का 10% अंशदान देता है और सरकार भी 14% अंशदान देता है। तो पेंशन में करती है, इस पर पेंशन में प्रतिमाह कुल 24% का अंशदान। तो टेबल 1 के अनुसार जो है कर्मचारी मोदी जब 40 वर्ष के बाद उनका जो अंतिम बेसिक होगा 9,41,777 रुपये होंगे के मूल वेतन अपने रिटायरमेंट होंगे। उसका मूल वेतन का 50% चूंकि हमें पेंशन मिलता है तो पहला बेसिक पेंशन उनका 4,70,000 रुपये। अब टेबल 1 के अनुसार ये भी देखेंगे कि 40 वर्ष के बाद नरेंद्र मोदी के पेंशन खाता में माने जो उन्होंने अंशदान दिया और सरकार ने जो अंशदान दिया तो उसमें कुल 4,32,20 रुपये उन्होंने दिया अंशदान के रूप में, जबकि कुल अंशदान पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40 वर्ष के बाद उनका कुल ब्याज 9,74,19,176 रुपये होता है। तो ये उनको प्राप्त होंगे रिटायरमेंट के समय। अब ये जो पैसा है जो अंशदान है और ब्याज की दर को हम जोड़ देते हैं, यानी जोड़ देंगे तो हमें मिश्रधन प्राप्त होगा, जैसा कि आप जानते हैं। यानी कर्मचारी नरेंद्र मोदी के पेंशन खाता में कुल अंशदान प्लस ब्याज 14,06,49,196 रुपया आएगा, मिश्रधन के रूप में प्राप्त होंगे। अब इस धनराशि पे जैसा कि सरकार वर्तमान में भी पुरानी पेंशन योजना वाले को पेंशन पे 8% की ब्याज दर से साधारण ब्याज देती है। तो फिर आप एक टेबल देख लीजिए, कुल अंशदान इतना हुआ, कुल ब्याज इतना हुआ, कुल मिश्रधन इतना प्राप्त हुआ। इस टेबल को आप देख लीजिए। इधर से माने 14 करोड़ 6,49,000 माने 14 करोड़ लमसम राशि उनको प्राप्त हुई, जिन पर अब सरकार 8%। अब हम देखेंगे हर साल दर मूल पेंशन में बदलाव पहले टेबल 2 में देखेंगे। तो साथियों टेबल 1 में आपने देख लिया एक कर्मचारी था जिसकी नियुक्ति 18,000 रुपये हुई। अब वो 40 साल बाद रिटायरमेंट हो गया तो 9,41,777 रुपये उनका अंतिम बेसिक था। तो उनका मूल पेंशन जो शुरुआत में बना वो 4,70,890 रुपये बना।
अब उस तरीके से हम देखेंगे कि क्या होता है दूसरे टेबल में। अब हम उसको पेंशन पे 3% डीए देते हैं हर 6 महीना पे, और हर 10 साल के बाद उसको पे कमीशन देंगे। तो आप यहाँ दे सकते हैं, चूंकि जो पेंशन होता है उसमें एनुअल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है, प्रमोशन नहीं दिया जाता है, लेकिन सिर्फ डीए मिलता है। माने आपका मूल बेसिक पेंशन प्लस डीए ही आपको हर महीने प्राप्त होता है। और यदि पे कमीशन बीच में आती है तो उस हिसाब से जितना, मान लीजिए कि फैक्टर 2.5 है तो 2.5 आपको भी मिलेगा। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि कर्मचारी का 10 साल, 10वें साल में जो है 10वें साल में उनका 4 लाख, चूंकि इंक्रीमेंट नहीं है तो बेसिक में बदलाव नहीं हुआ है, तो 4,70,890 रुपया था। लेकिन जैसे ही 11वां साल में घुसा उन्हें पे कमीशन मिल गया, मैंने 10 साल के बाद, तो वो उनका बेसिक वेतन हो जाता है 11,77,225 रुपये। इसी तरह आप देखेंगे 21 साल में भी उनको मिलता है। तो जहां उनका 20वां वर्ष में 11,28,300 था, वो जाके 21वां साल में 28,20,750 रुपये हो गया। तो लास्ट जो आप देखिएगा 25वां साल में वो 28,000 उनका बेसिक 28,20,750 रुपये ही था। अब हम देखते हैं कि सरकार को क्या खर्च हो रहा है। तो सरकार यहाँ बेसिक दिया 4,70,890 रुपया, डीए दिया प्रत्येक 6 महीना पर रख लीजिए डीए, तो वो होता है टोटल डीए मैंने जो है 14,127 रुपया दिया प्रति महीना के, से हम लोगों ने उसको गुना कर दिया। इनका जो मासिक है, मासिक पेंशन जो बन रहा है इनका डीए और इसको मिला के बन रहा है, तो जहां 47,000 इनका था, 4,70,000 था, यहां पर कैसे कम गया भाई? जो है यहाँ पर 46 नहीं है, ये जोड़ सकते हैं आप, ये 4,85,447 रुपये हो जाता है। माने उनको मासिक पेंशन ये होती है। तो कुल वार्षिक खर्च जो आता है सरकार को हर साल, वो आता है 55,85,364 रुपये। बात शायद आप लोग को समझ में आ रही होगी कि जब उनका मूल पेंशन 4,70,890 रुपया था और 3% डीए यदि उसको हम प्रत्येक 6 महीना पे दे रहे हैं, तो उनका जो मासिक पेंशन बन रहा है वो 48,654 रुपये बन रहा है। यहाँ गलती से 46 है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये है 4,85,447 रुपये, और कुल वार्षिक खर्च जो है वो 55,85,364 रुपये हो रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरे साल में इनका, अब हम लोग कुल वार्षिक पेंशन खर्च को ही देखेंगे। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे उनका पेंशन किस तरह बढ़ रहा था, उनको पेंशन पे किस तरह डीए दिया जा रहा था, और उनका कुल मासिक पेंशन क्या है। अब वार्षिक पेंशन में देखिए कि दूसरे वर्ष में खर्च हो रहा है 6,26,000, 6 लाख नहीं, 62,63,448 रुपये हर साल। फिर सरकार उस पे अगले साल खर्चा कर रही है 69,41,520 रुपीज। इसी तरह ये पैसा बढ़ते जा रहा है। तो आप देखेंगे 25वां साल में उनका जो पेंशन का जो खर्च है सरकार द्वारा, वो हो जाता है 3 करोड़, कितना हो जाता है, कहीं दाई सिकरा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 6,67,198 रुपया। मैंने 25वां साल में, 25वां वर्ष में उसका जो है 3 करोड़ रुपया सालाना खर्च कर रही है सरकार। अब हम आते हैं कि हमारा 14,000 रुपया का क्या हुआ, जो हम 14 करोड़ रुपया का क्या हुआ। अब सेवानिवृत्ति के बाद हम लोग को कुल धन राशि प्राप्त हुई 14,64,000, 14,06,49,196 रुपया। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर खर्च कितना हुआ, 55,85,364। अब इसका हमको 8% ब्याज दिया गया, तो वो होता है कितना, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो है, ये 10% यदि आप ब्याज निकालते हैं, मैंने 8% जो ब्याज दिया जाता, तो ये हो जाता 1 करोड़, एक इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है,
1,12,51,936 रुपये। तो खर्च यहां हुआ 55,85,364 और ब्याज ही हमको सिर्फ आ रहा है अपने धनराशि पे 40 साल के बाद 8% साधारण ब्याज 1,12,51,936 रुपये। तो अब उन दोनों का अंतर क्या है, ये हो गया। तो साथियों अब हम पेंशन पे बात करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि कर्मचारी को 40 वर्ष के सेवारत के बाद जो धनराशि प्राप्त हुई वह 14,06,49,196 रुपया है और जो पेंशन पे वार्षिक खर्च पहला वर्ष आया है वह आया है 55,85,364 रुपया। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि सरकार जो है पुरानी पेंशन योजना के पेंशन पे 8% साधारण ब्याज देती है। तो हम 14,06,49,196 रुपये का जब 8% ब्याज निकालेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1 करोड़, सिर्फ एक साल का ब्याज 1,12,51,936 रुपये। अब पहला साल जो कर्मचारी को पेंशन मिला तो खर्च हुआ 85,85,364 रुपये, लेकिन हमको जो ब्याज मिला है वो 1,12,51,936 रुपये। तो ये अंतर आ गया यहाँ पे 56,66,572 रुपये। मतलब ये राशि, मतलब ये सरकार हम पे इतना रुपया 55,85,364 खर्च करती है, लेकिन हमको ब्याज में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया मिल रहा है, 1,12,00,000 से ज्यादा। तो 1,12,00,000 में ये पैसा घट जाएगा तो हमारे पास जो ये पैसा है 56,66,572 रुपये आएंगे, जिसको हम पुनः अपने मूलधन में जोड़ देंगे। तो ये हमारी धनराशि है, ये 14,63,15,768 रुपये हो जाएगी। फिर हम दूसरा साल में आते हैं, सरकार हमारे पेंशन पे खर्च कितना कर रही है 62,83,448 रुपये और हमको जो हमारी धनराशि जो 14,63,00,000 अब हो गई है उस पर ब्याज जब 8% मिला तो हमें मिला 1,17,05,261 रुपये। फिर हमने इनको माइनस किया, तो माइनस करने के बाद जो धनराशि में अंतर हुई है, जो धनराशि हमें पुनः प्राप्त होगी वो है 54,41,1813 रुपये। 54,41,1813 रुपये। तो ये रुपये को भी आप घटा दीजिए, देख लीजिए ध्यान से, कहीं दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54,41,813 रुपये प्राप्त हुए। अंतर है तो ये फिर जुड़ जाएगा यहाँ। फिर हमारा जो है मूलधन में बढ़ोतरी हो रहा है 15,17,57,000, ये हमारा मूलधन बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका पेंशन खर्च भी बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। जिस तरह आपका ब्याज बढ़ रहा है, मूलधन बढ़ रहा है और उस पर ब्याज बढ़ रहा है, तो यहाँ पेंशन भी तो आपका बढ़ रहा है। 76 लाख हो गया कुछ रुपये, अब 82 लाख हो गया। आप देखिएगा 11वां साल तक जब आपको पे कमीशन आता है तो आपका खर्च कितना हो जाता है, माने पेंशन पे जो सरकार कितना खर्च करती है आप देखिए। तो 11वां साल में पेंशन पे खर्च करती है 1 करोड़, 11वां साल 1,39,45,788 रुपये और आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1,47,76,814 रुपये। तो अब ये घटता है तो आपको कितना पैसा बच रहा है 8,31,026 रुपये। अब ये रुपया भी आपके अकाउंट में मैंने मूलधन में जुड़ते जाएगा। तो 11 तक कोई समस्या नहीं है। 11 तक जो है आपके पेंशन को जो पे किया गया है 11 वर्ष तक, वो आपको जो 40 वर्ष के बाद जो धन की प्राप्ति हुई है चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा, यानी मूलधन प्लस ब्याज, वो हो जाता है उस पे ब्याज से ही 11 साल तक जो है आपको पैसा मिल जाता है। अब ये भी जुड़ जाता है हमारा, मैंने 8,31,026 रुपये। तो हमारा पास टोटल जो मनी हो जाती है, मैंने जो हमारा धन बचता है वो 18,55,41,204 रुपये। ये तो 11 साल तक हुआ। अब 12वां साल से आप देखेंगे कि सरकार का खर्च जो है वार्षिक खर्च वो बढ़ते जा रहा है और आपका जो ब्याज है वो घटते जा रहा है। इस चीज को आप देखिए फिर से,
ये देखिए, ये 11वां 12वां देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो है घट गया। अब यहाँ पर खर्चा जो सरकार कर रही है 1,55,00,000 12वें साल में, 1,55,70,540 रुपये। लेकिन आपको जो ब्याज के रूप में प्राप्त कितना हुआ, 1,48,43,43,दो सरकार को इसमें जोड़ना पड़ा पैसा कितना, 7,27,744 रुपये। यानी सरकार अब ये पे करने लगी, क्योंकि आपका पेंशन खर्च जो आ रहा है ब्याज से तो इतने ही रुपये आ रहा है। अब ये राशि फिक्स हो गई, क्योंकि इसमें अब कोई पैसा जुड़ना नहीं है, क्योंकि आप यहां पर माइनस में जा रहे हैं। माइनस में ये जो पैसा है वो सरकार भर रही है। तो आप इस तरह देखोगे कि माइनस का जो है ये 14 साल तक जो है आपका ये जो मिश्रधन प्राप्त हुआ है, माने आपके मूलधन और ब्याज जोड़कर 18,55,41,204 रुपये, ये पूरी धनराशि जो है यहां पर बराबर हो जाती है। मतलब 11 साल तक तो आपको आपके जो पैसा है उसी के ब्याज से आपके पेंशन दिया गया एक तरह से, मान लीजिए। अब सरकार जो 12वें साल से आपको माने 14 साल तक आपको जो देती है, पेंशन देती है, तो उसमें खर्चा जो इनका ये आता है, तो सरकार जो खर्च कर रही है 18,53,16,170 रुपये। लेकिन आपके पास कितना है, आपके पास जो पैसा जमा है 18,55,41,204 रुपये। यदि इसमें से माने इस पैसे से हम ये सरकार जो खर्च की उसको माइनस कर दें, तो भी 2 लाख रुपये हमारे हाथ में रहेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि सरकार को पेंशन पे 25 साल तक तो कोई खर्च नहीं हो रहा है। 12वें वर्ष से 25वें वर्ष के बीच सरकारी कर्मचारी के पेंशन पर 18,53,16,170 रुपये खर्च करेगी। तब कर्मचारी के पेंशन खाता में 18,55,41,204 रुपये शेष है, जिसे सरकार जो है सरकारी कर्मचारी को कभी लौटाती नहीं है, वो तो सरकार ले ही लेती है। अब रहा कि कर्मचारी द्वारा 11 वर्ष तक पेंशन लेने के बाद उसके पेंशन खाता में कितना पैसा है, तो 18,55,00,000, 41,204 रुपये शेष रह जाता है, जिसे सरकारी कर्मचारी को कभी सरकार लौटाती नहीं अथवा जब्त कर लेती है अथवा कर्मचारी की पेंशन पे खर्च कर देती है। तो सरकार का कर्मचारी के पेंशन में 24 वर्ष 7 महीने और 6 महीने 6 दिन तक कोई योगदान या कोई धनराशि खर्च नहीं होता। ये देखिए मैंने एक्यूरेट निकाल दिया, टोटल 25 साल नहीं, टोटल रिटायरमेंट के बाद 24 वर्ष 7 माह और 6 दिन तक सरकार को आपके पेंशन पे कोई भी धनराशि खर्च नहीं करनी होती है। अब टेबल 2 से हमें क्या क्या ज्ञात हुआ, इस टेबल 2 के अनुसार कर्मचारी नरेंद्र मोदी 40 वर्ष के बाद 31 जनवरी 56 को रिटायर हुआ। अब उसके सेवानिवृत्ति के अगले 25 वर्ष के दौरान 11वें वर्ष और 21वें वर्ष पर कुल 2 वेतन आयोग दिया गया उसमें, जिससे उनका मूल पेंशन 2.5 गुना हो जाएगा। और आप देखिए, ये देखिए हो गया, प्रत्येक 6 माह पर मूल पेंशन का दर से हमने दिया। उसके बाद आप देखिए 11 वर्ष तक पेंशन में ब्याज धनराशि से प्रतिवर्ष पेंशन का भुगतान करने के बाद भी, इसके बाद भी प्रतिवर्ष 8% की दर से ब्याज की कुल राशि शेष रह जाती है, और वह धनराशि 14 करोड़ जो मिला था 14,06,49,000 के रुपये में जुड़ती जाती है, जो 11 वर्ष के बाद कुल 18,55,41,204 रुपये हो जाती है। अब इस धनराशि पर प्रतिवर्ष 8 वर्ष की साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिलता है, जिसे अगले 25 वर्ष तक पेंशन पर आने वाले खर्च का एक बड़े भाग का भुगतान किया जाता है। जबकि पेंशन पर आने वाले शेष खर्च का भुगतान सरकार की कहां है, ये देखिए, देखिए 11 वर्ष तक पेंशन में कोई खर्च नहीं आया उनका, ब्याज के कुल धनराशि शेष रह जाती है, वह धनराशि जुड़ती जाती है। अब इस धनराशि प्रतिवर्ष 8 वर्ष की साधारण ब्याज से 25 वर्ष मतलब मानिए 24 वर्ष 7 महीना के लगभग पेंशन पर आने वाले खर्च का एक बड़े भाग का भुगतान किया जाता है, जबकि पेंशन पर आने वाले शेष खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इसके बाद 14 वर्ष माने 6 लगभग तक पेंशन पर सरकार द्वारा शेष खर्च का भुगतान करने के बाद खर्च किया गया कुल धनराशि 18,53,16,170 रुपये होती है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी नरेंद्र मोदी के पेंशन खाते में जो जमा धनराशि है उससे लगभग 2,25,034 रुपये कम है। इस गणित से आप लोग को यह समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के
25 वर्ष यानी 24 वर्ष 7 महीना के लगभग तक सरकार को कोई खर्च ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डीएस नकार और अन्य केस के में ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन सेवा के दौरान प्राप्त वेतन का एक स्थगित भाग है जिसे सेवा समाप्ति के बाद दिया जाना होता है। यह दया या अनुग्रह नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है जिसे सरकार भी मानती है और अच्छी तरह से जानती है। नहीं तो एनपीएस और यूपीएस में सरकार कर्मचारी के पेंशन अपना अंशदान क्यों करती? जब सरकार पे बोझ बन रहा है तो वो क्यों हमारे पेंशन में अंशदान करती? क्योंकि वो हमारा पैसा है, वो हमारा पैसा लौटाती है। आपने ओएसडी के रिपोर्ट में भी देख लिया कि कर्मचारी जो है, जो औसत निकला है कि 60 वर्ष के बाद सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष, जो सरकारी कर्मचारी हो 19 वर्ष तक जीवित रहती है। इसका मतलब भारत में पुरुषों की औसत आयु 78 वर्ष, स्त्रियों की 79 वर्ष है। सरकारी कर्मचारियों की जीवन प्रत्याशा राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो सकती है क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधाएं आदि मिलती है। तो हम मान लेते हैं कि भाई वो 79 नहीं तो वो समान से 5 वर्ष 6 वर्ष अधिक जीवित रहेंगे, मतलब 84 से 86 वर्ष तक कोई पेंशन ले सकेंगे। ये भी मात्र 20% तक ही लोग होते हैं, बाकी अधिकतर सरकारी कर्मचारी 80 तक भी नहीं पहुंच पाते। अब जब सरकारी कर्मचारी अपने बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन योजना का व्यवस्था अपने वेतन पर मिलने वाली स्थगित भत्ता के आधार पर सेवानिवृत्ति के 25 वर्ष यानी 24 वर्ष 7 महीने या बोलिए 85 वर्ष या 84 वर्ष 7 महीने तक के लिए खुद ही कर लेता है तो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पर सरकार को कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। मेरे द्वारा दिए गए इस डाटा पे मूल वेतन, पेंशन में अंशदान, महंगाई भत्ता की दरें, पदोन्नति पे मिलने वाला इंक्रीमेंट एवं उसका फिक्सेशन पे मिलने वाली धनराशि, कुल अंशदान पे मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और 40 वर्षों के बाद प्राप्त धनराशि पे मिलने वाला साधारण ब्याज कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर हालत में पेंशन की राशि प्राप्त होने वाली धनराशि में बढ़ोतरी होगी, मतलब कमी नहीं आएगी। अभी मैंने तो 18,000 वाले कर्मचारी को लिया है, यदि 4200 जिसकी नियुक्ति ही 4200 ग्रेड में होगी उनकी तो पेंशन और भी बनेगी। कर्मचारी की कुल अवधि सेवा अवधि अधिक और कम हो सकती है, लेकिन हमने एक माना कि 40 साल तक काम किया। बहुत आदमी 20 साल में भी नौकरी छोड़ देते हैं। अब कर्मचारी को पदोन्नति के अवसरों पर कमी और अधिकता हो सकती है और ये भी हो सकता है। तो यदि कर्मचारी कम नौकरी करेगा तो उसका पेंशन कम बनेगा, ये तो तय है, क्योंकि आपके अंतिम वेतन पे वो बनाता है, कोई फिक्स अलाउंस तो देता नहीं है। तो उसे आर्थिक दंड भी, ऐसे कारणों में वेतन पर सीधा असर पड़ता है। बहुत से कर्मचारियों को आर्थिक दंड भी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, तो उनका वेतन ऊपर नीचे हो सकता है। फिर सरकार का यह कहना कि पेंशन सरकार पे एक अनवरत विधि बोझ है, सरकार का एक झूठा वक्तव्य है। सरकार को यह समझना चाहिए कि सेवानिवृत्ति सरकार भी तो कभी न कभी सरकार माने जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है वो तो कभी न कभी सरकार का ही अंग था। उस कर्मचारी ने पुरानी पेंशन योजना अपने जीवन के सबसे अच्छे साल राष्ट्र को देने के बदले में पाया। इसे खत्म करना ना तो आर्थिक रूप से अनिवार्य था और न ही नैतिक रूप से सही। पेंशनधारी स्थानीय अर्थव्यवस्था पे खर्च करते हैं, माने आप पेंशनधारी को जो पैसा मिलता है तो वो जानता है कि अब मैं अपने जीवन पैसा जो है वो उनको सख्ती करता है, वो उसको करते हैं। क्या होता है, पैसा बाजार में घूमता है, फिर से वो टैक्स के रूप में सरकार को ही लौटाता है। तो एनपीएस एक सरकारी वित्तीय तंत्र को राजनीतिक कॉर्पोरेट तंत्र के साथ जोड़ दिया है। अब सरकार ने क्या किया, पैसा तो घूर फिर के आपके पास आ रहा है, लेकिन सरकार ने क्या किया, एनपीएस जारी किया, एक सरकारी वित्तीय तंत्र को राजनीतिक कॉर्पोरेट तंत्र जोड़ दिया, जो सरासर सरकारी कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ है। इसने निवेश प्रबंधन, कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट और नीतिगत बदलाव जैसे क्षेत्रों में कमीशनखोरी और लॉबिंग की संभावनाएं पैदा की। अब जो भी कॉर्पोरेट जगत है वो तो चाहेगा कि सरकारी कर्मचारियों का पैसा हमें मिले, तो ये जो बहुत सी कुरीतियां हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट, नीतिगत बदलाव, कमीशनखोरी, लॉबिंग करो, भाई ये पैसा हमको आना चाहिए, ये सब चीज साथ में चलते रहेगी। ओपीएस में इस तरह के बाहरी वित्तीय हितधारक नहीं थे, जिससे कमीशन आधारित राजनीतिक दबाव की संभावना भी कम थी। इसलिए पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करके नई पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू करना सर्वथा गलत है और अनुचित है। इसके लिए हम सभी को मिलकर आंदोलनों के साथ साथ ओपीएस के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका देना अति आवश्यक है। और अन्वेषक के रूप में मैं आर्य कुमार तिग्मांशु पश्चिम रेलवे से बिलोंग करता हूं। सरकार को समझना पड़ेगा कि हम सरकार के ही अंग हैं, और यदि सरकार अच्छे कार्य करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। अब इस डाटा को आप लोग गहन अध्ययन कीजिए, मैं आप लोगों के समक्ष छोड़ा हूं।
और मेरे डाटा से आप समझ जाएंगे कि लगभग 25 वर्ष तक सरकार को पेंशन पे कोई खर्च नहीं आती है, तो अनवरत बोझ का बहाना करना यानी कि अपने ही सरकारी कर्मचारियों को धोखा देने जैसा है। तो साथियों, मैंने आपके समक्ष पेंशन पे एक गणितीय विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप उसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तो इन विश्लेषण से यह तो साबित हो जाता है कि सरकार को 25 वर्ष तक पेंशन पे कोई खर्च ही नहीं है। वो हमारे ही अंशदान को, स्थगित भत्ता को जो रोके हुए रहता है, उसको सरकार यह दिखाती है कि हम अंशदान दे रहे हैं। वो खर्च नहीं है, वो हमारा पैसा वो लौटा रही। तो ये सिद्ध हो जाता है कि सरकार को कम से कम 25 वर्षों तक पेंशन पर, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पे कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। अब है कि मान लो कोई आदमी 25 साल से ज्यादा ही जीवित रह गया, तो आपने तो कितनों को पेंशन दिया है जो इनका कोई योगदान ही नहीं है, न सरकार के प्रति, न देश के प्रति, न किसी के प्रति। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मैं उस पेंशन का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, बेरोजगारी पेंशन दे रहे हैं, आप वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वृद्धाओं को पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन आप देखिए उनका कोई योगदान नहीं है सरकार के तरफ या देश में, या आप बोलिए कि 40 वर्षों तक उनको कार्य ही नहीं कोई करना पड़ रहा है। वो अनपढ़ बेरोजगार भी रहे, किसान भी रहे, तो उनको पेंशन दे रहे हैं। तो हम लोग मना नहीं करते कि उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो क्या 25 वर्ष के बाद यदि हमारा कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी जीवित रह जाता है, तो सरकार का कर्तव्य नहीं है उसको पेंशन देना? आपने 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद हमें कोई भी धनराशि नहीं दिया, पेंशन हमारा ही है वो। तो 85 वर्ष जब हम पूरे किसी कर्मचारी का हो जाएगा, तो उसके बाद यदि आप उसको देते हैं तो आपका कर्तव्य तो है, वो आपको देना चाहिए। वृद्धा पेंशन भी आप दे ही रहे हैं। तो इस चीज को समझते हुए ये जो हमारा वीडियो है, ये आप लोग के आंख, कान, नाक, दिमाग सब खोल देगा। और ये चीज जान लीजिए कि हम लोग पेंशन के आंदोलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस चीज को हमें सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए, एक जनहित याचिका देकर, PIL देकर। और दूसरा, संसद में भी लोग उठा सकते हैं उसको। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं लीगल फाइट फॉर पेंशन के अगले तीसरे वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।